देखिए मित्रों, आज हम इधर दूर जा रहे हैं। एक छोटा सा शबब कह लें या छोटा सा टाउन है। क्या नाम है पाणी जी उसका? गोरखन। तो वहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, पंजाब से हैं। तो उनका फ़ोन आया दो एक बार और अच्छे से बातचीत हुई, मैसेज भी आया था उनका व्हाट्सएप पे, और वो मिलना चाह रहे थे। और अभी चूँकि नए आए हैं तो वहाँ चल रहे हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और उनसे पता करेंगे कि देखिए वो कौन से वीज़ा में आए, कैसे क्या आए, कैसे रह रहे हैं। उनको वैसे जॉब वहाँ से इंडिया से लेके आए हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जितना मोटा मोटी बात हुई है, बाकी तो मैं अब उनसे ही बात करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो अब घर से निकले हैं और 1.5 घंटे की ड्राइव बता रहा है अभी। तो हम सोच रहे हैं इंडियन ग्रोसरी शॉप से, चूँकि वो अकेले हैं वहाँ पे और ग्रोसरी शॉप शायद इंडियन वहाँ पर नहीं है, तो कुछ लेते हुए उनके लिए जाएंगे। जो भी देखते हैं, कल वैसे मैंने पूछा था तो वो बोले हम ले आए हैं सब कुछ, पर फिर भी 2-4 चीज़ें जो हैं लेंगे और जाएंगे। तो आज सुबह से अंशिका की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए अर्ध लेटी हुई अवस्था में है। Hi everyone and welcome back once again into our channel. This is after a long time. I'm welcoming all of you. As you know, we are going and visiting one of our subscribers. So please watch this video till the end for more information. Just like my mom said, please watch the video till the end. अब ये देखिए घर से निकले हैं और हमारे ग्रे स्टेन्स में ही ये है पेट्रोल स्टेशन, मेट्रो इसका नाम है। तो यहाँ पर अभी हम पहले डालेंगे पेट्रोल। और यहाँ होता क्या है देखिए कि खुद ही पेट्रोल डालना पड़ता है। फिर यहाँ अंदर जा कर के जो है, ये इधर जहाँ पर लिखा हुआ है ना सनराइज़ लोकल स्टोर, ये लोकल स्टोर के अंदर अगर आप कुछ सामान लेना चाहते हैं तो वहाँ पर सामान भी होता है। गैस वगैरह भी ख़रीदना चाहें तो देखिए बड़े बड़े जो हैं तो रखे हुए हैं गैस के सिलेंडर्स। इनमें से अब छोटे सिलेंडर आते हैं, उसमें फिल कर लिए जाते हैं। और यहाँ खुद ही देखिए जैसे लड़की है ये पेट्रोल डाल करके और पैसे दे करके आई। और सामने ही जो है हवा भरने का भी है कि अगर आपको हवा भरना है तो आपको स्वयं ही हवा भी भरनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, स्वयं सेवा होती है। और स्वयं सेवा का मतलब ये है कि सब चीज़ें आप खुद करें और पैसे उनको जाके चुपचाप स्टोर में दे आएँ। और अगर किसी के अंदर ये सद्भावना जग रही हो, ये हौसला बढ़ रहा हो कि भाई क्या है, हम पेट्रोल डालेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ चारों तरफ लगे हैं देखिए CCTV कैमरा। अगर आप जाएंगे तो आपकी पुलिस में खबर हो जाएगी। फिर पुलिस आपसे कैसे क्या वसूल करती हो, तो दुनिया भर की लगभग पुलिस एक ही जैसी होती है, 19-20। तो इसके लिए ऐसा कोई यहाँ पर करता नहीं है। ये तो सब लेकर आ गए हम लोग। इसमें क्या है? ये लिए हमने मिठाई। कितनी है? 1 kg। अच्छा, और क्या क्या लिया? और उनके लिए बेसन लिया। अच्छा हाँ, बोले थे ना बेसन लेना है, राइट। और बॉम्बे मिक्सचर लिया है, बिस्किट्स लिया है, मैगी ले लिया, और क्या लिया है, बनाना चिप्स लिए हैं, फ्रूटी लिया है। अच्छा हाँ, फ्रूटी अपने इंडिया वाली। तो क्या होगा ना कि वहाँ नहीं शायद मिलता हो, तो हाँ नहीं, चलो अच्छा है। तो नमकीन वगैरह सब हो गए ना, वो मिक्स्ड वाला तो हाँ हो गए, मैगी हो गया, बनाना चिप्स, एवरीथिंग। चलो ठीक है। और मिठाई भी हो गई? मिठाई भी हो गई, रख लेते हैं। चलो हाँ रखो, मिठाई को यहाँ रख देते हैं। हाँ मिठाई आगे रखो, ठीक है। हाँ AC चलता रहेगा क्योंकि आज मित्रों जो है 35 डिग्री है, काफ़ी अच्छी धूप है, काफ़ी अच्छी गर्मी है। आज बेटा अम्मा को दे दो, अम्मा जी को रख दें। फिर आज हमने आए हुए हैं वेंटवर्थविल। यहाँ है उदया शॉप, काफ़ी अच्छी बड़ी इंडियन शॉप है, तो यहाँ से ही ये लेकर के आए हैं पाणी जी। अब हम लोग चलते हैं गोरोकन। नाम देखिए, गोरोकन। अच्छा है ना। तो ये है देखिए गोरोकन, और काफ़ी प्यारी जगह है। और जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है जस्ट सामने ही जो है इनके, ये है बीच। होना तो सागर ही चाहिए या हो सकता है कोई झील हो, लग तो समुद्र ही रहा है। नहीं, लेकिन इसके पानी के कलर से नहीं लग रहा पाणी जी कि ये झील है शायद, तो है ना। ये वाला घर है पीछे, हमने सामने गाड़ी खड़ी कर दी। और अच्छी बात ये देखो, चाहे नज़दीक, पानी के नज़दीक है घर, इसकी वजह से हो या और कोई भी कारण हो, यहाँ पे टेम्परेचर चाहे जितना हो, लेकिन यहाँ पे उतना गर्म नहीं लग रहा जितना अपने यहाँ सिडनी में लग रहा था ना। हाँ, ये गर्म कम लग रहा है। और गाड़ियाँ तो इनके यहाँ 2 ऑलरेडी खड़ी हैं, तो मुझे लगता है ये ट्रेडीज़ की गाड़ियाँ होंगी, ये वाली जो खड़ी हैं। और पीछे बेचारी बहुत ही एक दुर्बल सी महिला आ रही है। लेट मी चेक, देखते हैं अभी कहाँ से है। ये देखिए हम आ गए जगमीत जी के यहाँ, और ये घर तो काफ़ी बड़ा है और ये बैचलर्स रहते हैं 3-4 लोग, और घर लेकिन बहुत बड़ा है इनका। और लाइक नाइस प्लेस, इट्स अ गुड नाइस प्लेस। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताइए। कोई नहीं, आराम से। तो बेचारे खाना बनाए, हम तो मना किया था हमने, लेकिन इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो हमने कहा चलो ठीक। आप तो बिल्कुल पानी के नज़दीक ही रहते हैं, आपका तो घर बहुत नज़दीक है। अभी हम वहाँ से ही राउंड अबाउट से घूम करके आए। घर छोड़ के। हाँ, नहीं, वेरी नाइस।
चलिए तो अब इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आपके साथ में इनसे आज हम बात करेंगे और ये वीडियो में आएंगे। आप आएंगे ना मेरे वीडियो में, आपसे कई सारी बातें करनी। ओके जी, थैंक यू। ये देखिए मित्रों, जगमीत जी ने जो है तो एफर्ट करके, इनको खाना वगैरह बनाना आता नहीं था, यहाँ आकर के इन्होंने सीखा। और मैं अपने लगभग वीडियोज़ में बात बताया करता हूँ कि आप लोग इंडिया से थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाना सीख करके आइए, कि आप जॉब करने आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन इन्होंने जो है रोटी और देखो चने की सब्ज़ी बनाई है। बता रहे हैं कि मेरी जब बात हुई थी 1-1.5 महीने पहले, तो मैंने इनको बोला था मैं किसी दिन आऊँगा, तो उसके बाद से इन्होंने अपना जो है तो ट्राई करना शुरू किया। और अब चूँकि डेली खाना इनको बनाना है अपने खाने के लिए, तो इन्होंने सीख लिया। थोड़े दिन, हाँ बहुत नहीं, यस। तो इन्होंने जो है तो बनाए हैं रोटियां भी, बोले बनाना सीख लिया है मैंने, यहाँ आ कर के सीखा है इन्होंने। तो इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉमन मैन, सीरियसली आपको लगेगा, आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। नहीं आप भी लीजिए, उनको नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लेंगे, आप संकोच ना करिए, एकदम निश्चिंत होकर के। तो आप देखिएगा कि एक भारत से एक बिल्कुल कॉमन मैन, गांव के व्यक्ति और बहुत साधारण, जब आपको इनके बारे में पता चलेगा, सारी बातें मैं इनसे पूछूंगा और ये बताएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में जहाँ जो कुछ भी करना चाहता है वो कैसे कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जगमीत जी अपनी पूरी जर्नी बताएंगे। ये अभी रिसेंटली, कितना टाइम हुआ आपको जगमीत जी आके यहाँ पे? 26 को 2 महीने हो जाएंगे। अच्छा, ये 26 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे और आज भी 23 तारीख है, 3 दिन बाद 2 महीने होंगे। तो एक रिसेंट इंडिया से आए हुए व्यक्ति किस तरह से आए, वो पूरा प्रोसेस भी मैं आपको इनके मुंह से ही सुनवाऊंगा और काफ़ी आनंद आएगा। और अभी हम लोग खाना खाते हैं, आप अपने लिए भी निकालिए, नहीं निकाल दो, उनके लिए भी निकाल दो। तो अभी हम मित्रों, ये जो है तो चने की सब्जी और चावल देखो इन्होंने इसमें बनाए हैं, और प्लस रोटी है। तो देखिए जगमीत जी ने एकदम बहुत ज़बरदस्त बनाई है। सब्जी कैसी है बनाई जी? अच्छी बनाया है ना। हाँ, अब आप भी लीजिए। और घी वगैरह भी है, और रोटियाँ तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गोल बनाई हैं इन्होंने, रोटी को लगाने के लिए बहुत अच्छा। हाँ नहीं कोई बात नहीं। मित्रों देखिए, मैंने जैसा कि अभी शुरू में खाना खाते वक्त भी आपसे बताया था कि मैं जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो ना तो कोई IITians हैं, और ना तो डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना MBA कर रखा है, और ना ही कोई ऐसी बड़ी शिक्षा से उनका संबंध रहा है। और देखिए, जब पढ़े लिखे और इस तरह के हायर क्वालिफाइड लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनको वीज़ा वगैरह मिलना काफ़ी इजी होता है। मैं आपको मिला रहा हूँ जगमीत जी से। ये पंजाब के, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, इनसे पूछूँगा, ये बताएंगे। पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनको अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं आकर के यहाँ पर, और इन 2 महीनों में इनको यहाँ पर कैसा लग रहा है, और इनकी जर्नी, यानी कि ये किस तरह से आए पंजाब के एक किसान परिवार से, एक तरह से जैसा कि ये भी बता रहे थे कि ये डेली बेसिस पे काम करने वाले, एक तरह से लेबर काइंड ऑफ जॉब थी इनकी, वहाँ से कैसे इनको वीज़ा मिला, और ये वर्क परमिट पे हैं, 4 साल का इनका वीज़ा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि कोई फूल खिले मतलब कि अगर अपने जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन वैसी नहीं, मेरे पास पैसे उतने नहीं है, मेरा सपोर्ट कोई नहीं है, फिर भी आप कैसे वहाँ से शुरुआत अपनी करके और किसी भी ऐसे विकसित देश में पहुँच सकते हैं। जीवन की कोई और अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, तो कैसे पा सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देख करके आपके अंदर भी वो आत्मविश्वास और वो मोटिवेशन आएगा। इसके लिए आज मैं इतनी दूर चल करके इनसे मिलने आया हूँ। मेरा मकसद इनसे मिलना तो था ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और मकसद ये था कि मैं इनकी ये जर्नी, ये जो स्टोरी है, इनकी जो यात्रा है लाइफ की, उसको आप तक जीवंत पहुंचा सकूं। तो मैं हूं शक्ति पांडे, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा। तो पहले तो बंधुवर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जगमीत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जगमीत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं श्री मुक्तसर साहिब जिला है पंजाब का। अच्छा जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। गाँव को, छोटे से गाँव में रहने वाला है, डाउन टू अर्थ आदमी। अच्छा। तो आपने पढ़ाई कहाँ, अपने गांव में ही की थी? जी, मैंने 10th तक अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में 10th पास की। अच्छा। नंबर मेरे अच्छे थे उस टाइम के हिसाब से। तो +2 मैंने 4 किलोमीटर अलग गांव था, वहाँ से की थी। अच्छा। मैरिज के पहले मैं +2 था, लेकिन उसके बाद मैंने शिक्षा कंटिन्यू रखी अपने काम के साथ साथ। तो आपने आफ्टर 12th जो एजुकेशन ली, वो अपने वर्क रिलेटेड था, स्किल वाली थी, या आपने नॉर्मल डिग्री लिया था आपने? जी, पहले तो ऐसा था ना कि मैं लेबर क्लास से काम करता था, बिल्डिंग वगैरह में मिस्त्री था, चनाई कंडी से काम करता था।
तो पूरा दिन धूप में जलने वाला आदमी था। लेकिन मेरे को ऐसा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना है। तो मैंने 2010 में मेरी मैरिज हुई। मैंने मैरिज के 1 साल बाद मेरा काम थोड़ा अप हुआ। मैं ठेकेदारी करने लगा, छोटे मोटे ठेके गांव में लेकर लड़कों को लगा देता था। तो ये ठेकेदारी घर बनाने की किस टाइप की ठेकेदारी? घर बनाते थे हमारे गांव के एरिया में। हमारे एरिया में ऐसे बनाते हैं कि पूरा हमारा एग्रीमेंट हो जाता है बिल्डिंग ओनर से। अच्छा। तो उसकी लेबर का काम हमें करके देना होता है और मटेरियल पूरा टोटल मालिक ही देता है। तो अच्छा, मतलब आप मटेरियल मालिक का और केवल काम करने का ठेका लेते? लेबर का ठेका हमारा। अच्छा। तो जब मेरा ठेके से घर चलने लगा तो मैंने क्या किया कि लड़कों को काम पे लगाया, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा, आप अगर बुरा न माने तो बता सकते हैं कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया, मतलब जब आप ऑस्ट्रेलिया आए उसके पहले इंडिया में अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आपकी मंथली इनकम क्या रही होगी? मंथली इनकम ऐसा था कि 700 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। अच्छा। जिस दिन काम नहीं जाएंगे उस दिन कुछ नहीं मिलेगा। तो 700 में से 100 रुपये का डेली पेट्रोल भी जाता था। अच्छा, मतलब सब खर्च करा के 15-16 हजार महीने का बच जाता था। वो घर के खर्चे में निकल जाता, बचता कुछ नहीं था। तो अच्छा, इतना कम कमा करके भी आपने ऑस्ट्रेलिया का सपना देखा कैसे? देखिए, सपना मैं भाग्य पे बहुत भरोसा करता हूँ, भगवान पे बड़ा भरोसा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरी ये है अच्छी, जो मेरे को हो सकता है लोगों को ना लगी, लेकिन मेरे को अच्छी बात है कि कर्म सही करना है। चाहे भूखे रहो, पैसा नहीं है नो प्रॉब्लम, पाप नहीं करना, किसी को खाना नहीं, ठगी चोरी बेईमानी नहीं करना। तो अपनी मेहनत से मेरे को प्यार था कि मेहनत से बनना है कुछ। तो आपकी ये एजुकेशन कंप्लीट कब हुई थी, किस ईयर में? जी ऐसा था, पहले मैंने बीए कर ली, लेकिन मैंने सोचा कि बीए का क्या स्कोप है इंडिया में। राइट। बीए को कौन पूछेगा, अपने वर्क रिलेटेड कुछ करते हैं। मैंने वास्तुशास्त्र की बुक्स दिल्ली से मंगवा कर रीड करना शुरू की। धीरे धीरे मेरा इंजीनियरिंग में मन आया कि चलो अपने काम को अप करते हैं, कि थोड़ा सिविल का काम कुछ करते हैं। मैंने 1 साल का ITI किया। अच्छा। तो मेरे को कहाँ से ITI किया आपने? जी हमारे नज़दीक में ITI सेंटर था। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट का और LNT ज्वाइंट था। दोनों सर्टिफिकेट, LNT का सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का भी देती थी। तो वो वर्ल्ड में 16 कंट्री में वैलिड था। अच्छा, मतलब वहाँ के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है 16 कंट्रीज में है। 16 कंट्री में, तो उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। अब तो ज्यादा है। अच्छा, अब ज्यादा तब 16 थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी उन कंट्रीज में आता है ना? जी 100, अब 116 की लगभग है उस सर्टिफिकेट की वैल्यू। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही जगमीत जी ने कि जब आप कोई एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो आप ये चेक कर लें किस इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, वो UGC में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो वैलिड है विदेशों में कि नहीं है। ये चेक करने के बाद में ही कहीं पे टाइम और पैसा लगा के एजुकेशन लेनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड की हो। यस, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जिनकी मान्यता यहाँ पर नहीं है, इनको ये लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही। ओके, तो आपने वहाँ से 1 वर्ष का वो कोर्स किया और फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मैं बहुत नीचे चलता हूँ। मेरे पास अगर 500 की हैसियत तो मैं 5 ही शो करता हूँ। अच्छा। 495 नहीं करता। तो स्टाफ से मेरी बहुत जमी, क्योंकि मैं हवाबाजी के खिलाफ हूँ, नीचे चलता हूँ। तो वो मेरे को सभी प्यार करने लगे। जब मेरी 1 साल का वो ITI कंप्लीट हुआ तो मेरे जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे को बोला कि जगमीत जाओ तुम डिप्लोमा करो। अच्छा, उन्होंने सलाह दी कि डिप्लोमा करो? मेरे को सलाह भी दी, उन्होंने हेल्प भी की, मेरे को जबरदस्ती डिप्लोमा की तरफ धकेला कि जाओ करना ही है बस। मैंने कहा जी मैं क्या करूँगा, वो कहता बस मेरे लिए कर ले। ओके। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को उस पर भेजा कि मेरा भाग्य था जो कहे, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे काम आया वो। बिल्कुल। तो आपने फिर डिप्लोमा कहाँ से किया? डिप्लोमा हमारे गांव से 13 किलोमीटर दूर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था। ओके जी, GTB खालसा पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा। वहाँ मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया। 1 साल की मेरी ITI थी, उसमें मेरे को लीड मिल गई। ये डिप्लोमा में एडमिशन वगैरह लेना कोई बहुत डिफिकल्ट था या आसानी से? डिफिकल्ट था कि क्योंकि मेरे को हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और उसमें फीस नहीं लगती थी। अच्छा। अगर मैं फीस भरने जाता तो फीस इतनी ज्यादा थी मैं कर ही नहीं पाता। ओके। तो सीट्स बुक हो चुकी थी। तो आप रिजर्वेशन में थे इसलिए? रिजर्वेशन में मेरा डिप्लोमा हुआ। फिर भी वहाँ रहना खाना करना वो तो मेरे को पे करना ही था। तो कहाँ से करते थे, मतलब तो वहाँ काम और पढ़ाई दोनों साथ कर रहे थे? काम और पढ़ाई दोनों, क्योंकि मेरा ठेका चल रहा था। उससे मेरा घर चल रहा था। आफ्टर क्लास मैं काम पे जाता, सीधा घर में नहीं जाता, बाइक को सीधा दौड़ाना है, काम पे जाना है।
मतलब हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पढ़ाई भी करनी है तो खुद कमा के करना है। बहुत बार हम सुनते और देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो ये मुझे लगता है ये उतना वैलिड एक्सक्यूज नहीं रहता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, पढ़ना तो खुद पे हाथ पे है। हाँ, पढ़ना भी और पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटाने जी जी खुद ही करना पड़ता है। बहुत बार मेरे बाप तो इतने गरीब थे, हाँ। हम मजदूर थे। अच्छा, मजदूर थे, 5 बहन भाई थे, हाँ। 3 बहनें, सबकी 2 भाई थे। शादियाँ। तो एक बहन मेरी ऐसी कि उनकी दोनों टांगे नहीं है, अच्छा। पोलियो था उनको बचपन हाँ, में। ओके, ओके। तो वो अभी 38 की हैं, 30 मेरे से छोटी है, 37 की होगी, 38। आपकी कितनी उम्र है अभी? मेरे को 39th ईयर चल रहा है मेरा। ओके, तो 1 साल का जब आपने डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आगे क्या हुआ आपके जी, साथ? डिप्लोमा मैंने 1 साल का ITI किया। हाँ, सर, यहाँ पे 3 साल का उसके बाद मेरा 2 साल का डिप्लोमा रह गया। ITI के कारण मेरे को 1 साल का लीड मिल गया। हाँ, एग्जाम हो गया। मतलब 3 साल वाला कोर्स को दो में 2 में कर लिया। तो 2 साल वहाँ कंप्लीट करने के बाद में फिर आप आगे कैसे बढ़े? फिर बढ़ना था क्या था, मेरे को बस अपने आप को अप करना था कि डिप्लोमा आ जाएगा, कुछ ठेके बड़े लेने लगूंगा एजुकेशन में, हाँ। थोड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया, ठेका लेता रहा। काम करते रहे। काम नहीं, काम छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या। तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाला ये कहाँ से आपके जीवन में लाइक वो ये दीपक मेरे जलाया मेरे डिप्लोमा कॉलेज ने। अच्छा, उस कॉलेज में फिर ये इच्छा पैदा हुई आपके अंदर? जी, उन डिप्लोमा कॉलेज में मैंने अपने आप को छुपाया नहीं था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैंने स्टाफ को बता रखा था कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, शादीशुदा हूँ, 36 का हूँ। तब मैं 36 का हाँ, था। राइट। तो मैंने पूरा क्लियरली बताया था। हाँ। उन्होंने कहा कि चलो, उनको बड़ी खुशी हुई कि चलो लड़का हाथ से भी काम करता है। और जब मैं क्लास जाता था तो पूरी क्लास लगाता था, अच्छी तरह से बात समझता था, रिस्पेक्ट करता था टीचर्स की। राइट। क्योंकि मैं अपने संस्कृति को जानता हूँ कि जो सिखाता है वो टीचर होता है। लेकिन फिर असली सिलसिला शुरू कैसे हुआ यहाँ ऑस्ट्रेलिया का? ऐसा हुआ कि मेरे कॉलेज को मेल गई, पहले NSDC को ऑस्ट्रेलिया से मेल गई कि हमें वर्कर्स चाहिए। पहले तो आप NS, ये हाँ। NSDC NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में। बहुत बड़ा ऑफिस है। ओके। तो ये गवर्नमेंट का है ऑफिस या प्राइवेट है, या दोनों का कोलैबोरेशन है? कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट। अच्छा, तो मित्रों देखिए, अगर इस तरह की जॉब जो ये कर रहे हैं या इस तरह से मिलते जुलते बहुत सारे जॉब्स ऐसी हैं जो NSDC से आप कांटेक्ट करके उनसे आप सारी चीज़ों को पता कर लीजिए। तो दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी उनको यहाँ से जो है तो कांटेक्ट करते हैं। ये लाइक वो फिर सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ के लोगों को जो भी लेबर सप्लाई करना है या वर्कर सप्लाई करना है तो वो मदद मिल सकती है। तो ये दिल्ली में है NSDC दिल्ली। तो आप आजकल तो गूगल में सब मिल वैसे जाता है। NSDC के ऑफिस अभी ऑल ओवर इंडिया सब जगह खुल गए। अच्छा, दूसरे शहरों में लेकिन वो भी दिल्ली के नीचे ही होते हैं। हाँ, वो हेड ऑफिस होगा। लाइक अल्टीमेटली दिल्ली तो आपको फिर बाद में आना ही पड़ेगा जब जी, कुछ जी। फाइनलाइज होगा। ओके, तब जब आप NSDC पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ, कैसे पहुंचे आप, क्या था वहाँ का? NSDC में डायरेक्ट नहीं पहुंचा। जब NSDC ने मेल की हमारे जिले के ADC साहब ऑफिस में, हाँ। ADC ने वो मेल ट्रांसफर की कॉलेजेस में कि भाई लड़के चाहिए पढ़े लिखे जो हाथ से काम जानते हो। सिर्फ पढ़े लिखे नहीं चाहिए, सिर्फ काम वाले नहीं चाहिए। तो इनको किस टाइप का काम आना चाहिए था, लाइक इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी? skill? इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। हाँ जी। हाँ। मेरे पास 10-12 साल का और था। काम में क्या था? क्या मतलब वो काम, जो particular occupation काम क्या skill होना चाहिए? था उसमें लिस्ट काम में? टाइल्स लगाना था, टाइल। वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, टाइलर। जमीन पे और दीवार पे टाइल्स लगाना है। हाँ, जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल तो बहुत डिफरेंट टाइल्स आ गई हैं, फ्लोरिंग करना, टाइल्स लगाना, वेरी नाइस। तो ये स्पेशलिटी है आपकी और इनको भी इसी तरह के वर्क के लिए लोग चाहिए। इनको टाइलर चाहिए था। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस, मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे ही काम जानता था, शटरिंग, प्लम्बिंग और प्लस Brick work, एजुकेशन भी उसी फील्ड की थी। एजुकेशन मेरे और पास काम था। आपको प्रैक्टिकल आता था, लाइक ऐसा नहीं कि आपने तभी तो मैं फुलफिल कर पाया ना। हाँ। अगर जो लड़के करते हैं डिप्लोमा हाँ वो हाथ से काम नहीं जानते, हाँ, वो पेपर पे जो हाथ से करते हैं वो कभी डिप्लोमा डिप्लोमा नहीं नहीं जाते। तो मेरे पास दोनों थी तो मेरी सिलेक्शन इजीली हो गई। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर आप लोगों से मित्रों कहना चाहूंगा कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जिन डिप्लोमास की ये बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप फील्ड में वर्क भी कीजिए। शर्माने की जरूरत नहीं। किसी भी ठेकेदार के साथ में, किसी भी बिल्डर के साथ में लग करके आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप काम सीख लेते हैं तभी इस तरह का कोई दरवाजा आपके जीवन में खुलेगा जहाँ पर पहुंच पाए। और अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो जिन डिप्लोमास की ये बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करके प्रयत्न पूर्वक जो है ऐसे डिप्लोमा वगैरह लीजिए, क्योंकि जब आप कहीं विदेश
जाना चाहेंगे, वहाँ से कोई अप्रोच करेगा आपको, तो वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ डिप्लोमा भी मस्ट होगा, राइट। तो चलिए, तो ये दोनों चीजें थी, तो यहाँ की कंपनी ने आपके कॉलेज में ये रिक्वायरमेंट भेजी, फिर आपका एनएसडीसी को भेजी। एनएसडीसी ने एडीसी ऑफिस को, एडीसी ऑफिस ने हम कॉलेज ने हमको कांटेक्ट किया कि दिल्ली जाओ, टेस्ट दो। तो कितने लोग आए थे आपके कॉलेज वहाँ पे? बहुत, क्या कुछ नहीं बोल सकते कि कितने लोग थे, क्योंकि सभी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। 400-500 लोग तो आए ही होंगे। हाँ जी, ना 1.5 लाख लड़का आया था। ये मुझे बता चुके थे, तो मैंने कहा कि इनके मुंह से ही बुलवा दूं कि अच्छा, रिक्वायरमेंट कितनी थी? 6 लोग चाहिए थे उनको, और 6 लोगों के लिए 1.5 लाख लगभग आए थे। जो उन्होंने फिर क्या ना, एनएसडीसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, तो कोलकाता से ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। लेकिन उनमें दिक्कत है, जो पढ़े लिखे थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, और जो काम कर पा रहे थे उसको कुछ नहीं आता था। ये जो चाहिए डिप्लोमा या डिग्री वो नहीं थी। तो ये 700 रुपए की दिहाड़ी वाले इनको डिप्लोमा 600, अच्छा, क्योंकि 700 रुपए का पेट्रोल जाएगा। लेकिन आपका ये बड़ी अच्छी बात रही कि आपने काम के साथ ईमानदारी की, और डिप्लोमा आपने काम की वजह से ली। लोग क्या है, डिप्लोमा कर लेते हैं और काम नहीं करने जाते, बात तो आपकी सही है। जी, वैसे सिविल की मैं आपसे दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिविल का डिप्लोमा काफी डिफिकल्ट होता है। इसमें सभी वर्क आ जाते हैं, प्लम्बिंग का, ड्रेनेज का। अगर आप कारपेंटर का अलग से ले लो, इलेक्ट्रिशियन का अलग से ले लो, मैकेनिकल का अलग से ले लो, वो इजी होता है, जल्दी हो जाता है। क्योंकि जॉब तो आपकी स्पेसिफिक होगी, किसी कारपेंटर की होगी या प्लम्बर की होगी। कारपेंटर का तो इतना काम है कि कारपेंटर तो पैसे, कारपेंटर और हेयर कट के। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में बताया है, जब ये काम बताता हूँ कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और कारपेंटर या इस तरह के जो भी टाइलर्स जो हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बहुत पैसे यहाँ पर हैं। लेकिन आपको काम और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप बहुत लोअर लेवल पे भी अपने देश में काम कर रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा भविष्य पुकार रहा है। तो फिर आप जब इंटरव्यू के लिए आए तो कैसा था इंटरव्यू का, क्या प्रोसीजर हुआ, कैसे आपने दिया, वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जी, इंटरव्यू में जब मैं गया तो इंटरव्यू में मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगा था, क्योंकि इतने नीची क्लास के में था, तो मैंने सोचा चलो किसी का दिल रखने के लिए जाते हैं, टेस्ट दे देते हैं, इसमें क्या है, दिल्ली देख लेंगे, घूम लेंगे। तो नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। मैंने कहा कुछ होगा, कोई पैसे पूसे ठगने के लिए कोई चलता हुआ सिस्टम। तो मैंने टेस्ट देने गया, तो लेकिन उन्होंने जो हमें टाइल्स दी, 1 घंटे में 16 टाइल्स लगानी, एडजस्ट वगैरह बनाते, और हमको क्या सिखाते वो टाइल्स लगाना। हमने 15 मिनट में टाइल्स लगा दी। अच्छा, तो मतलब आपको कुछ टाइल्स दी, प्रैक्टिकल था, तो हाथ में होगा तो करेंगे। मतलब वहाँ ऐसा कुछ लिख के इंटरव्यू देना ये सब नहीं था, प्रैक्टिकल काम करके दिखाओ। जो 2 टेस्ट थे उनके, इंटरव्यू बाद में था, पहले उन्होंने काम ही करवा के देखना, क्योंकि इतना क्राउड है, जो काम कर पाएगा उसी को इंटरव्यू में बुलाओ, दूसरे को आगे नेक्स्ट स्टेप में लो। अगर फिर क्राउड ऐसे ही घटेगा, अगर सबका वो क्लाइंट इंटरव्यू करने लगे तो उसमें तो 2 महीने लग जाते। इसने मेंशन किया था कि जो दोनों चीजें हों वही आए, लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई चलो चांस लेते हैं। तो आपको 1 घंटे का टाइम दिया, और कितनी टाइल्स दी थी लगाने के लिए? उन्होंने हमको 16 टाइल्स दी थी, 16 टाइल्स दी थी और 1 घंटे का टाइम दिया था। उसमें एडजस्ट बनानी थी, इतना इजी भी नहीं था, लेकिन जो काम जानता है उसके मतलब कॉर्नर्स बनाने थे टाइल्स के, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे चिपका देना था। जी, कॉर्नर्स बनाने थे। वो भी बिल्कुल एक बिल्कुल। तो जो जानता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो आपने कितनी देर में वो काम किया? 15-20 मिनट में लगा कर साइड पे बैठ गया। और ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा था? ये उनका जो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन था, 3 लोग थे, तो पूरा ऊपर गए थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो ये जब इनका ये प्रैक्टिकल वाला इंटरव्यू कह लें, प्रैक्टिकल जब हुआ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की कंपनी ने रिक्वायरमेंट अपनी भेज दी और वहाँ की जो भी बॉडी है उसने ले लिया हो। यहाँ के लोग आते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली देखते हैं, और जैसा कि बता रहे हैं जगमीत जी कि इन्होंने प्रॉपर वीडियोग्राफी की, ताकि वो बाद में भी जब शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो तो देख सकें कि हाँ किसका काम कैसा था, टाइम वाइज। अच्छा, यहाँ के काम में एक चीज और मित्रों में बता दूं कि काम अच्छा तो आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम फास्ट भी करना पड़ता है। भाई ये बात इन्होंने लाख रुपए की भाई कुछ कह नहीं सकता। 15 साल का एक्सपीरियंस था कंस्ट्रक्शन वर्क में, मैं हर चीज जानता था, अपने आप को मास्टर, मैं किसी को समझता ही कुछ नहीं। और यहाँ आके सच है, यहाँ पे आके ऐसा लगता है यहाँ तक डूब चुका हूँ। थोड़ी सांस आने लगी 2 महीने में। इतना काम लेते हैं भाई, जैसे हम इंडिया में जितना काम 3 दिन में करते हैं, यहाँ पे 1 दिन में मांगते हैं।
करके 3 देना आदमी है। का काम एक आदमी को करना पड़ता ये है। मैं हमेशा बोलता हूँ। ये काम करना पड़ता है। आप अपनी स्किल में मास्टर हूं, मैं मास्टर था, और इतना अपने आप में समझता मेरा क्या कर लेंगे भाई, मेरे को भी ब्रेक लग रही है, इतना स्टैंडर्ड काम का हाई है वहाँ पे। तो अगर भविष्य अच्छा चाहते हो तो हार्ड वर्क के लिए तैयार हार्ड होना वर्क के लिए तो यार चाहिए। आपने- जिसको तमाशा है वो यहाँ पे आके पैसा वेस्ट करके जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। जो जानता है तो वही। जब आपने वो 15 मिनट में काम कर लिया तो उसके बाद के राउंड में फिर क्या हुआ? उसके बाद में राउंड में उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ी थोड़ी मेरे को इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी थोड़ी थी, हाँ बात में समझ पा रहा था। हाँ, थोड़ी तो बात। क्योंकि इंग्लिश में मैच वगैरह की कमेंट्री सुनते थे, हाँ। तो कुछ ना कुछ इंटरनेट और फिर आपने कोर्सेज वोर्सेज किए थे, पढ़ाई लिखाई करी थोड़ा थी, थोड़ा तो अंग्रेजी बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो आती तो है थी, इंग्लिश में। कुछ हाँ। कुछ थी, लेकिन जो उनको चाहिए थी वो था भाई यहाँ की इंग्लिश, तो क्या बताऊँ। जो आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है, तो आपको कितने बैंड्स चाहिए थे आइल्स में? मेरे को 5 बैंड ईच चाहिए थे, सभी में 5 5 5। अब ये सभी ईच का मतलब होता है स्पीकिंग, रीडिंग, reading, राइटिंग, writing. लिसनिंग। Yes. चारों में 5 बैंड्स, और ये बहुत बेसिक लेवल के बैंड्स हैं। बेसिक। बाकी अगर आप कुछ भी करने आते हो तो 6 बैंड ईच, 7 बैंड ईच, जी, 8 बैंड ईच। अगर आप अकेडमिक आते हो, डॉक्टर, इंजीनियर वैसा करने, उनको तो 6 7 8 बैंड तक एक पहुंचते हैं, और बहुत हार्ड होता है। तो मतलब अंग्रेजी तो जैसे, अच्छा भाई, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे रोज जो है तो कमेंट करके पूछते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया काम करने आ सकते हैं कि नहीं, और वो बहुत सारे लोग इसी तरह के लोग हैं, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर टाइप के लोग नहीं जो मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, कई लोग पूछते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो सामने ये बैठे हुए हैं, इससे बेसिक कोई काम यहाँ पर है नहीं जिसके लिए आपको जी, बुलाया जा बिल्कुल। सके। इनके लिए भी 5 बैंड ईच की इंग्लिश जरूरी है, प्लस काम करने वाला जो है वो सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, और काम आना भी बहुत जरूरी है। 4 चीजें ये जरूरी बताते हैं। एक तो जिस फील्ड से आप काम करते हो उसका आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, किस कंपनी में काम किया उसका पूरा आपको सैलरी स्लिप चाहिए। हाँ, फिर आपको इनकम टैक्स चाहिए कि इंडिया में इनकम टैक्स फाइल करते हो, राइट। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फिर आपको आइल्स चाहिए, इंग्लिश टेस्ट। और काम में आप अपने में मास्टर हो तो तभी आ सकते हैं। अगर जैसे मैं कहता हूँ, देखो मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस कोई थोड़ा नहीं होता है। तो ठेकेदार था, 20 लोगों को हैंडल करता था, और कहता था मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे को क्या सिखाएंगे ये लोग, भाई ब्रेक लग रही है, बता रहा हूँ आपको। मतलब इनको भी डिफिकल्ट फील हो रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। जो लोग थोड़ा जानते हैं वो अपना पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करने की, जो काम जानते हैं उनको वेरी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। और आपको ये लोग हाथों पे उठाएं, काम वाले को हाथों पे उठाते हैं। कि बहुत सारा कुछ काम आने के बाद भी अगर आपके व्यवहार में ये विनम्रता नहीं है तो कहीं पे भी टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। हाँ भाई, ये एक बात मैं कहता हूँ कि देखिए, जब मैं आइल्स करने लगा तो मेरे को 4 बार मैंने आइल्स का एग्जाम दिया। जो हमारे यहाँ आने के लिए 6 लोग सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने 4 ने छोड़ दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप लोग 6 लोग अपने कॉलेज से सिलेक्ट हुए थे? अपने नहीं, कॉलेज अच्छा, पूरे ऑल इंडिया में ही 6 अच्छा, लोग वो सिलेक्ट हुए थे, 1.5 लाख लोगों में 6 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। और पूरे नॉर्थ इंडिया में मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था। और उन पूरे 6 नॉर्थ में इंडिया से 4 लोग तो इंग्लिश की तैयारी में ही। कितने दिन आपने तैयारी की थी? जी, मैंने 8.5 से 9 महीने तक क्लासेस लगाई। कहाँ पूरा पे? काम धंधा छोड़ के। पहले तो मैं अपने एरिया से 400 किलोमीटर दूर गया, रोपड़ में। अच्छा। यूनिवर्सिटी ज्वाइन की वहाँ पे, क्योंकि घर छोड़ा, अपनी फील्ड काम छोड़ा। तो कि पैसे वैसे कैसे मैनेज करते थे फिर? तो रहने के लिए? पैसा वैसा तो फिर कुछ पाने के लिए करना तो पड़ेगा। हाँ। कुछ सेविंग थी, कुछ गोल्ड पड़ा था, मुथूट फाइनेंस में रखा। अच्छा, तो कुछ- हाँ, वो हमने भी ओके। बहुत ऐड आती थी हमारे हाँ, साथ। ओके। मुत्तू, क्या नाम है इसका? मुथूट फाइनेंस मुथूट में फाइनेंस, हाँ, तो हाँ। अपना गोल्ड वहाँ पे रखा, वाइफ के अपने ज्वेलरी वगैरह, आपने- रिस्क तो लिया। रिस्क लिया और फिर मेहनत ईमानदारी से किया। जी, जी। तब आपने इंग्लिश में फिर 5 ईच आपको बैंड्स आ भी गए 9 जी। महीने की तैयारी के बाद। जी, बाद में आए 4 महीने। तो आप 6 में से 4 तो रनअवे हो गए, भाग खड़े हुए बेचारे मैदान छोड़ के। जी, ऐसा था। एक मेरे साथ पंजाब का ही हमारी कॉलेज का सिलेक्ट हुआ था। हम्म। उसने तो, मैंने उसको बोला कि भाई तू किसी गरीब की सीट खा गया। यस। किसी को फ्री की सीट मिलती थी, हाँ। जब तेरे को जाना ही नहीं था, तूने टेस्ट क्यों दिया? Right. तेरी सिलेक्शन हो गई, किसी और की चली गई। Right. तो उसने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि मैं आइल्स नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो छोड़ गया। 2 थे बॉम्बे के, एक ने हाँ। एक बार आइल्स दिया, उसने छोड़ दिया। एक कर्नाटक का था, बिदर के नजदीक उसका गांव था। बिदर। हाँ। जी, कर्नाटक का सिटी है छोटी। अच्छा, हाँ। बिदर। तो उसने भी छोड़ दिया। और जो बॉम्बे वाला था, एक था, उसने एक बार आइल्स दे के छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो मेरे को भी पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ आप लेकिन लगे रहे। तो कैसे समझ लो बेशर्म हो गया चलता ही गया। ये जिसे बेशर्म कह रहे हैं, मैं उसी को आत्मविश्वास कह रहा हूँ कि हारना नहीं होता जब तक जीत नहीं जाते हैं। और ये अकेले जगमीत जी के साथ नहीं हो रहा, जो लोग भी यहाँ आए हैं या जो लोग रह रहे हैं, आइल्स लोग 4-4, 6-6, 8-8 बार। पर्थ में एक हरियाणा के एक सज्जन थे, मेरी कभी 3-4 साल पहले उनसे बात हुई थी किसी और संदर्भ में। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 23 बार, 10 साल लगे उनको, 23 टाइम जो है आइल्स का एग्जाम दिया, 24वीं बार वो पास हुए थे। और यहाँ और भी बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। तो मतलब कहने का ये कि टिके रहने वाला व्यक्ति ही जीतता है। मतलब आपने जो है तो 6वीं बार में फोर्थ टाइम में लेकिन ऐसा है ना, जिसके पास पैसा हो तो 100 बार भी दे देगा। लेकिन मेरे को दिहाड़ी से पैसे, क्लासेस की फीस भरनी 7,000 रुपए मंथली वो भरना है, क्लास में जाने का पेट्रोल बलता है, आपको एग्जाम का भी पैसा भरना पड़ता है। एग्जाम का 16,500 का फीस थी। अच्छा, 7,000 थी, 7-8,000 थी हमारे टाइम पे। 16,400 थी मेरे पास। अब 16,400 उसका 200 रुपये। ये हम तो अपना 2007-8 की बात बता रहे हैं। तो फिर 4 बार मैंने फीस भरी, लेकिन मेरे लिए वो फीस भरनी बहुत बड़ा पहाड़ थी। मेरी बहुत दोस्तों ने भी मदद की कुछ मेरे को, लेकिन ऐसा जब मैंने पैसा बनाने लगा तो मैं दोस्तों से भागा नहीं, मैं उनको पूछता हूँ बोलो आपको कितनी चाहिए। तो अच्छा, फिर आपने आइल्स दे दिया, उसके बाद कंपनी ने आपको आगे कैसे जी, मैं कंपनी को भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कंपनी क्रिसमस की छुट्टियों पे यहाँ पे कोई काम नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ख्याल से। तो कंपनी ने मेरी क्रिसमस में फाइल लगा दी। लास्ट ईयर क्रिसमस में फाइल लगा दी। फाइल 2 जनवरी को मेरी फाइल। तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट किए? लेट मी कंप्लीट हियर। एक तो आपका आइल्स का सर्टिफिकेट मिला होगा, आइल्स का, और फिर आपने ITR लगाया होगा, जो इनकम टैक्स फाइल किया होगा, प्लस आपने अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, प्लस आपने और क्या लगाया? वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह हो, जो भी आपने सैलरी स्लिप तो नहीं, लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट या जो भी इनकम का मेरे पास नहीं थी, क्योंकि हम कैश पे काम करते थे। हमने वो उसका नोटरी करवाया, एफिडेविट बनवाया कि भाई हम इनकम टैक्स के कैटेगरी से बहुत नीचे आते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 7 लाख के नीचे जो लोग की इनकम है वो टैक्स नहीं भरते, वो टैक्सेबल नहीं तो है। मैंने उसको मेंशन किया कि भाई मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। तो मैं कैश पे काम करता था, तो मैंने अपने ठेकेदार के जिसके काम मैंने किया था उनसे लिखवा के लिया होगा, उनसे लिखवाया अपने सीनियर से कि भाई ये लड़का मेरे नीचे इतने साल से काम कर रहा है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। और फिर वो नोटरी करवाया, तो उसके बाद तो यहाँ पे वैलिड हुआ। ओके। और दूसरी एक बात ये कि अच्छा, आपका एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे पेपर्स आपने सबमिट किए, आपको मेडिकल भी करवाना पड़ा था? जी डेफिनेटली मेडिकल के बिना तो। और मेडिकल जो है, जैसे आप फौज वगैरह में भर्ती के लिए जाते हो और मेडिकल करवाना पड़ता है, उससे टफ होता है, उससे कम नहीं होता है ना। और मेडिकल की फीस भी काफी मेरे लेवल से काफी है। कितनी थी आपके टाइम? मेरे पास 7,000 के लगभग। अच्छा, हमारे टाइम पे 4,000 थी। हमने भी, चूंकि सब सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तो मेडिकल करवाने के बाद ये सारे जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो लास्ट ईयर 2023 में क्रिसमस के टाइम में ये कंपनी ने आपका वीजा, जी क्रिसमस की छुट्टियों में मेरी फाइल लगा। तो ये इनकी फाइल, चूंकि ये रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन कंपनी की थी वहां पर, इसलिए इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दिए, फिर उस कंपनी ने यहाँ पर जो है गवर्नमेंट में वीजा फाइल किया। तो कितने दिन बाद आपका वीजा आया था? देखिए, वीजा तो क्या था ना, इन्होंने जब वेरिफिकेशन करवाई, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने, दिल्ली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को मेरी फाइल फॉरवर्ड कर दी कि आप इस लड़के की इंक्वायरी करो, ये केस जेन्युइन है कि झूठा है। वो जो देखिए, मैं अपनी कंट्री, अपनी मिट्टी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो सच है, अगर मेरा बाप भी गलत है ना, तो मैं उसको कह दूंगा कि डैडी जी आप गलत। इंडियन एम्बेसी ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया। वो उन्होंने मेरे को 99% फेल कर दिया कि भाई इसका वर्क एक्सपीरियंस ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया मेरे सीनियर ठेकेदार को। वो मेरे ठेकेदार जो थी वो अनपढ़ थे, उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। उन्होंने बात की, तो वो काम पे उस दिन हमारा स्लैब कास्टिंग लेंटर था मेरे ठेकेदार का, तो उन्होंने मशीन चल रही, शोर हो रहा था, तो जैसी बात की उन्होंने कहा कि भाई ये केस फेक है, इस लड़के की एम्प्लॉयमेंट सही नहीं है, इसको वीजा ना दिया जाए। अच्छा, ये लगा करके उन्होंने भेज दिया, इंडियन एम्बेसी ने लगाकर इनको भेज दिया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने मेरे को भेज दिया कि आप 17 जून तक हमको क्लैरिफिकेशन दीजिए, या अपनी वीजा फाइल वापस लीजिए कि आप
कि एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनल नहीं है, तो आपने झूठी बनाई है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उनको रिक्वेस्ट लगाई कि जी ऐसा है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो अनपढ़ है, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश कैसे और बोलेगा? अपने यहाँ के ठेकेदारों को कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या नहीं जरूरत होती है? उनको लेबर संभालने आना चाहिए, काम आना बस चाहिए। लेबर वो बखूबी करते हैं। वो तो इंडियन ठेकेदार से अच्छा शायद ही कहीं और कोई कहीं ठेकेदार होगा, हो। क्योंकि 20-20 लोगों को हैंडल करना बहुत खोपड़ी चाहिए भाई। बिल्कुल। तो क्या था, जब ये हो गया तो मेरे सपनों के भी महल ढह गया। हाँ। तो मैंने क्या किया, तो मेरे को पता चल गया कि अब ये होने वाला नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के कानून भी बहुत हार्ड है, कनाडा से बहुत 10 स्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, कनाडा में तो कुछ नहीं वो तो यहाँ पे। पूछते ही नहीं है, जनका में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आना भाई, एक आपको एक छन्नी से निकालेंगे, बिल्कुल, छन्नी से। और छान करके मेरे को ऐसे ही निकला। तो मेरे को जब लगा कि ये वीजा फाइल रिजेक्ट होगी, मैंने नए ठेके उठा लिए, काम पे जाना शुरू कर दिया, किताबें फेंक दी, छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं होगा यार। तो फिर क्या हुआ, प्रोसेस चलती रही। जब मैंने वो लगा दी, फिर से लेटर बनाकर लगा दिया कि भाई एम्बेसी को, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को मेल किया कि सर मेरा एम्प्लॉयर अनपढ़ हैं, उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आई है, फेक कुछ नहीं है, आप फिर से मेरी रिक्वेस्ट आप दूसरी बार इंक्वायरी करके देखिए। तो जब उन्होंने दूसरी बार इंक्वायरी किया तो मेरे ठेकेदार ने सब कुछ वेरीफाई किया जितना उसको आता था। भाई एक देसी पंजाबी अनपढ़ आदमी है, वो पंजाबी में बात कर पाएगा, पंजाबी में जो भी बात उन्होंने की उन्होंने बता दी। मेरे को उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दे दी कि जगमीत जी आपकी ये कॉल आई थी, भाई ये मैंने बात किया है, अगर तेरे को कुछ गलत लगता है तो मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैंने उनको ब्लेम किया कि अंकल जी आपने मेरा वीजा खराब कर दिया। तो मेरा भी दिल टूटा था, मैंने करना ही था। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, किस्मत अगर हुई तो तू जो है जाएगा जरूर। तो उसके बाद दूसरी बार फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली ने, कि मेरे को वीडियो कॉल किया कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप सडन कॉल करोगे, आदमी कोई बाथरूम में भी हो सकता है, बाहर थोड़ी सान है, कहीं किसी हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कहीं किसी रिश्तेदारी में भी हो सकता है। सडन कॉल की कि अपनी वर्क प्लेस दिखाइए, अपनी साइट दिखाइए, अपने टूल्स दिखाइए। तो मैंने कहा कि मैं ये भी रोड पे जा रहा हूँ बाइक से, मैं एक साइड से हूँ, मैं ड्यूटी पे काम पे हूँ, लेकिन मैं सीनियर था, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, ना तो मैं पिछली साइड पे हूँ ना अगली साइड पे हूँ, तो मैं कैसे आपको शो करूँ? तो उन्होंने फिर से रिजेक्शन मेरी डाल। ओह माय गॉड, सेकंड टाइम उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दिल्ली ने कह दिया कि ये लड़का झूठा है। तो मेरी जब 99% उम्मीद टूट गई, तो मैंने तो पैसा तो मेरे साथ भाई मुथूट में जोड़ रखा था, तो दिल भी टूट गया, कुछ रिश्तेदारों के भी पैसे थे, भी चले गए। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैं पागल हो गया, मैंने डबल काम शुरू कर दिया, मिस्त्री का छोड़ा, लेबर का करना शुरू कर दिया। अपने मिस्त्रियों को बोला कि आप सामान पकड़ो, मैं 3 लड़के लेबर वालों का काम मैं अकेला करूंगा, क्योंकि अगर मैं मिस्त्री का काम करता तो 700 कमाता, और अगर मैं लेबर का बट्ठल उठाकर उनको सीमेंट देने लगा कि मैं 4 लेबर बचाऊंगा, 3 लेबर बचा दूंगा, तो 1200 का काम करूंगा, 1200 का। तो क्योंकि मेरे को पैसा उतारना था सर, तो इतना ये सब इसलिए करने लग मैंने मिस्त्री को छोड़ दिया, अपने खुद के लेबर वालों मिस्त्रियों को ठेकेदार आदमी सीमेंट दे रहा है बट्ठल से उठाकर कि भाई मैं 3 लड़कों की लेबर अकेला संभालूंगा, तो पैसा बचेगा, तो मेरा जो पैसा लॉस हुआ। तो जब सेकंड टाइम भी उन्होंने रिजेक्ट किया, तो क्या उसके बाद फिर से उन्होंने आपको चांस दिया? ये चांस क्या हुआ ना, ये भगवान का करिश्मा। इन्होंने मेरे को ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने नहीं, जो हमारी इमिग्रेशन एजेंसी थी, उन्होंने मेरे को वाल्टर सर थे, गोम्स वाल्टर, वो ऑस्ट्रेलियन है जी, वो उन्होंने मेरे को सीधा डायरेक्ट कॉल किया व्हाट्सएप पे, और मेरे से 32 मिनट बात की। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन इनकी कंपनी है जिसमें जॉब करते हैं, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था, वो डायरेक्ट नहीं इनका वीजा अप्लाई कर रहे होंगे, उन्होंने भी किसी न किसी इमिग्रेंट एजेंट को हायर कर रखा होगा, और संयोग से चूंकि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ही एजेंट को हायर किया होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट और इनके बीच में वो एजेंट थे, वाल्टर, क्या नाम था उनका? गोम्स वाल्टर थे, गोम्स वाल्टर। तो उन्होंने फिर इनसे 32 मिनट बाद वो प्रदमन ग्लोबल ग्रुप से थे, उन्होंने मेरे को ये ऑफर दिया था। अच्छा हाँ। वो कंपनी ने डायरेक्ट नहीं दे पाती, वो तो वाया ही जाएंगे, राइट। तो फिर उन्होंने 32 मिनट में आपसे क्या बात उन्होंने सब कुछ पूछा कि आप कैसे हो। मैंने उनको बताया कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने 1.5 साल खत्म कर दिया इस कंपनी को, जॉब ये मेरी ड्रीम कंट्री है, ड्रीम जॉब है, और रिजेक्ट में हो गया। तो आप मेरे को एक रिक्वेस्ट है मेरी, मान लीजिए कि आप मैं किसी पढ़े लिखे एम्प्लॉयर के नीचे काम करने शुरू कर देता हूँ आज से, चाहे मेरे को लेस पेमेंट मिले।
मैं फ्रेश एक्सपीरियंस 2 साल का बना देता हूँ। आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद आप मेरे को सेम ऑफर प्लीज ऑफर कीजिए, क्योंकि मैं काफी पैसा वेस्ट कर चुका हूँ और बहुत गरीब लड़का हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि होल्ड डाउन यंग मैन, होल्ड डाउन, वी विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर 48 आवर्स। ओके, ये सी आपको हम 48 घंटे बाद फिर से कॉल करते हैं, आप हमें अपने एम्प्लॉयर का नंबर डायरेक्ट सेंड कर दिए, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं एनएसडीसी को और एजेंसीज को बाहर निकाल के। तो मैंने उनको नंबर डाल दिया और नीचे मेंशन कर दिया ही कैन अंडरस्टैंड ओनली पंजाबी, नो हिंदी, नो इंग्लिश। उन्होंने उनसे भी कांटेक्ट नहीं किया। तो दिन बीतते गए, टाइम निकलता गया, हमारी उम्मीदों का महल ढह गया भाई। तो 48 आवर्स के बाद फिर फोन कॉल नहीं गया, 1 महीना बीत गया। मेरे को 16 सितंबर को सडन कॉल गई एनएसडीसी दिल्ली से कि जगमीत क्या कर रहे हो। मेरे जो वो क्लर्क मैम थे एनएसडीसी, सादिया अंसारी, जिनका नाम लेना चाहता हूँ, बहुत ही अम्बल है, बहुत ही उनका धन्यवाद तहे दिल से। उन्होंने यहाँ तक आने के लिए 2 साल मेरे पीछे एनएसडीसी के स्टाफ ने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं तो छोड़ भी देते एक लड़के के लिए, इतने क्या। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट में रखा, मोटिवेट किया, पुश किया कि जगमीत छोड़ो मत, अभी बस एक पौड़ी और चढ़ गए। तो चलता रहा। तो मेरे को 16 तारीख को कॉल गया कि जगमीत आप क्या कर रहे हो। मैं वह ऊंचाई पे चढ़ा हुआ था, बांस की पैड़ थी, तो मैं वहां पे सफाई कर रहा था कि अभी मैं फिर सीमेंट से प्लास्टर शुरू करूंगा। 11:30 का सुबह 11 बजे से कुछ टाइम बचता था। तो मेरे को सादिया मैम ने बोला कि जगमीत आप क्या कर रहे हो। मैं कहा जी वो ऊंचाई पे हूँ। कहती नीचे बैठ जाओ, आपको कुछ सुनाना है, शायद आपका हो जाए। तो मैंने इस बीच क्या किया, जब ऑस्ट्रेलिया का मेरी उम्मीद टूट गई, तो मैंने क्या किया ना, मैंने कनाडा का, लग्जमबर्ग का एंड इजराइल का 3 तरफ से फाइल जोड़ दी कि अभी इंडिया में उन्होंने इजराइल वालों ने भी बोला था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि अब अगर इंडिया में रहा तो लोग रिश्तेदार मार के मार डालेंगे। तो मैंने ये तो भूल गया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला तो मैंने छोड़ ही चुका था ना, वो तो दिमाग से ही हो गया था। जी। तो उसमें क्या हुआ, जब मेरा वो दिल्ली से कॉल गया तो मैंने उनसे पूछा मैम कौन सा, लग्जमबर्ग वाला या इजराइल वाला और या कौन सी कंट्री, या कनाडा वाला। वो कहते नहीं जगमीत ऑस्ट्रेलिया वाला शायद हो जाए। मेरे आंखों में चमक आई एकदम से, ये कैसे। वो कहते शायद आपका हो जाए। तो कहती मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करती हूँ। उन्होंने 3-3.5 मिनट बाद मेरे को कॉल किया, जगमीत मेल ओपन करो। मैंने मेल खोला, वहां पे मेरा वीजा ग्रांटेड का मैसेज। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार कंपनी ने क्या, मेरे ख्याल से कंपनी ने ये किया, मिस्टर वॉल्टर ने जो बात, वॉल्टर ने, वो एजेंसी ने ये किया कि जो हमारी वीडियो बनी थी ना, वहां वो सीधी एजेंसी को, इमिग्रेशन को उन्होंने दिया एम्बेसी को कि भाई ये लड़के का एक्सपीरियंस हमने खुद टेस्ट किया है, ये लड़का काम जानता है, एक्सपीरियंस की वजह से इसका वीजा रिजेक्ट ना किया जाए, हमको ये लड़का चाहिए। अब देखो यहाँ पे किसी की सिफारिश नहीं, किसी का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल जो बंदे को काम आ रहा था, एक्सपीरियंस था, वो जो वीडियो बनी थी। अल्टीमेटली कहते हैं ना, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ भाई हार्डवर्क का कोई ऑप्शन विकल्प नहीं होता, वो इनके काम आया। और सारे इंटरव्यू और ये ऐसा कर रहे थे ना, मेरे ठेकेदार ने क्या किया ना, उनके पास सैमसंग का फोन था, उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर ली, कॉल रिकॉर्ड करके मेरे को दे दी। वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे किसी क्रिमिनल से हम बात इंटरोगेशन करते हैं, कोई जैसे किसी क्रिमिनल से हम कुछ उगलवाना चाहते हैं। ऐसे बात करे तो मेरे ठेकेदार बेचारा अनपढ़, ठीक है, वो तो डर ही जाएगा बेचारा, और उसको घबरा गया, पता नहीं क्या केस है, उसको पता नहीं। असल में इसमें थोड़ा सा मुझे देखिए, क्योंकि इंडिया में हमारे बहुत सारे फ्रॉड वगैरह भी होते हैं, तो कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, और मुझे लगता है यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा रिकमेंड भी करती है, रिक्वेस्ट भी करती है कि ये फिजिकल वेरिफिकेशंस भी होते हैं कि आप डायरेक्ट उस ऑफिस में जहां बंदा काम कर रहा है, या ऐसे इनकी कोई वर्क फील्ड में आप इनसे पूछ लो कि कहाँ काम है, आप उनकी 2-3 साइट्स जो होंगी वहां जाके आप फिजिकल कर लो। तो भैया हमारे यहाँ के बंदों को फिजिकल तो जाना है नहीं, फोन पे, क्योंकि इसमें कोई लायबिलिटी उनकी नहीं होती है, तो फोन पे उन्होंने उल्टे सीधे सवाल कर लिए और अपना दिमाग लगा के अज्यूम करके कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा होगा। जब मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस को उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दिल्ली ने खत्म साबित कर दिया। तो ये मुझे लगता है कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का भविष्य इस तरह से खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा है, कुछ फ्रॉड लोग हैं, लेकिन आप
फिजिकल वेरिफिकेशन करें। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आपको उतना पैसा से देती है सब कुछ करवाने का, तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट से किया ही नहीं। अगर तो पहले जब मेरे पास ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट का डायरेक्ट फोन गया कि आपके इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको क्या क्या पूछा, कैसे कॉल की, उन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट ली। ऑस्ट्रेलियन यहाँ के क्लाइंट ने मेरे को ये पूछा कि क्या एम्बेसी वालों ने आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपसे वेरिफिकेशन? यस, अपॉइंटमेंट लेकर के ये वेरिफिकेशन करना चाहिए, राइट। तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि कोई वेरिफिकेशन नहीं, सडन कॉल की, पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो मैं था तो ड्यूटी पे लेकिन मैं प्रॉपर प्लेस पे नहीं था, तो उन्होंने मेरे को झूठा साबित कर दिया। और जबकि इनकी जॉब में ये ठेकेदार थे, सुपरवाइजर थे, तो अब इन्हें एक दिन पे तीन साइड में 3-4 सब जगह जाना पड़ता है। और भाई बोलते कि 10 मिनट बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अपनी साइट में हो, वीडियो दिखा दें, अगर आप पहले से बता देते तो ऑफ कोर्स वो दिखाना भी पॉसिबल हो। एनीवेज खैर वो तो चलो एक पार्ट है, वो तो दुख दर्द सुख जो भी है, अब किस्मत या अपने देश से हम जैसे हैं, अपने लोग वैसे ही हैं, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, वीजा आ गया, तो वीजा आपका किस महीने में ग्रांट हुआ था? वीजा मेरा 16 सितंबर को हुआ, 2023। 24 को। अच्छा, ये अभी पहले 26 को तो मैं आया स्टेप। अच्छा, दिसंबर में लगाया और सितंबर तक ये सब कहानी चलती रही। 2 जनवरी 2024 में मेरी फाइल लगी। 4 को मेरा मेडिकल सबमिट हुआ। वो प्रोसेस चलता रहा। वो वेरिफिकेशन हुई, इधर से हुई, 3-4 बार हुई, लटकता घिसता तो पिटता। आपका वीजा और अगले हफ्ते ही मतलब मोस्टली आप यहाँ आपने टिकट वगैरह कर 16 सितंबर को हाँ। मेरा वीजा आ गया। और हमारे पंजाब में धार्मिक प्रोग्राम करवाते हैं घर में, जब ऐसा कोई अच्छा काम अच्छा होता है तो आपने क्या करवाया था? तो अखंड पाठ करते हैं हमारे पंजाब में, गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो मैंने क्या किया, जब मेरे को पता चला 16 का, तो मैंने मेरे से एनएसडीसी ऑफिस ने पूछा कि भाई टिकट कब चाहते हो? मैं कहा जी कल ही करवा दो। टू मच एक्साइटमेंट। 2 साल से लटक रहा था ना, तो मैंने कहा फिर से कोई कहीं ना कोई चलने लग जाए। तो मैंने कहा जब जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। उन्होंने मेरे को बोला कि फिर भी आपको मैंने उनको फिर दिमाग से सोचा कि कोई जो फैमिली के जरूरी काम है वो निपटा लेते हैं, जो ठेके चल रहे हैं जो उनको किसी और को दे दें, किसी पॉइंट पे लाकर छोड़े। ऐसी सडनली छोड़ के भागना तो आदमी अच्छा नहीं रहता। तो मैंने क्या किया, अपने दोनों काम अपने बड़े भाई को सौंपे दिए कि आप मेरे काम आपको, और जो भी पैसा बनेगा आपका, अगर आपको घटे तो मैं दूंगा, अगर बढ़ गए तो तेरी। तो अच्छा, तो फिर 16 सितंबर को आया, तो आपके फिर टिकट किस डेट का हुआ? टिकट मेरा 25 का हो गया। 25 सितंबर का? 25 सितंबर का टिकट हो गया। और 24 का मेरे को दिल्ली एनएसडीसी ऑफिस में मेरी मीटिंग थी। अच्छा। कि उनको भाई एक लड़का 2 साल लटक कर गया है तो हमसे मिलकर जाए। तो मैं भी चाहता था कि जिन लोगों ने इतने बड़े ऑफिसर मेरे पीछे 2-2 साल लटके हैं, इनसे मैं इनको धन्यवाद करके ही जाऊं। तो मेरी खुद की इच्छा थी। मैं 23 रात 12:30 बजे में ट्रेन पकड़ी तो दिल्ली के लिए निकल गया। और 22 को मेरे घर में 20 तारीख को मैं अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहिब जी का रखा था। 22 को उसका समापन था। और 23 का मेरे पास शॉपिंग का दिन था। कुछ सामान मेरे दिन, जस्ट वन डे। उसमें भी 23 में भी कॉलेज में भी जाना था। कॉलेज मेरा रह गया। एक काम का था जो एक मेरा ठेका था, उसका 5-6 लाख का हिसाब किताब था। वो मेरे को कंप्लीट करना था बिल्डिंग ओनर से। तो जब मैंने सुबह 9 बजे से वो शुरू किया, 6-7 लाख का हिसाब था, तो 2.5-3 तो उसी में बच गए। कॉलेज से छुट्टी, कॉलेज का काम खत्म हो गया। मैंने वहाँ पे हिसाब किताब करके अपना जो ठेका था अपने बड़े भाई को हैंड ओवर किया कि भाई इतने पैसे आ चुके हैं, इतने बाकी है, इतना काम बाकी है, अगर आप ठेका कंटिन्यू कीजिए, अगर पैसा घट गया तो मैं दे दूंगा, बढ़ गया तो आपका है आपका, अब काम आप संभालिए। तो मैंने ऐसे काम हैंड ओवर किया। 2-2:30 बजे मैं लोकल सिटी में पहुंचा। जो शॉपिंग थी मेरी, मोटी मोटी चीजें मैंने ली, कुछ छूट गई, कोई रह गई। तो 23 रात को मैं 12:30 बजे ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचा। सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंच गया। 24 को एनएसडीसी दिल्ली में मीटिंग की और 25 को फ्लाइट पकड़कर। तो फ्लाइट की टिकट आपको यहाँ कंपनी मतलब अगर आप जॉब लेके आते हैं, मैं इसके पहले लेकिन एक बात मेंशन करता हूँ, एनएसडीसी आपका 70,000 रुपया वहाँ पे जमा करेगी कि आप अगर वहाँ पे 3 महीने तक पूरा काम नहीं करते या आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है नए वातावरण में। वैसे मैं आप बात करता हूँ, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया, बीमार आदमी ठीक हो जाए, इतना साफ सुथरा। तो 70,000 वो एज ए डिपॉजिट करवाते हैं कि अगर आप वहाँ से भाग खड़े हुए तो फिर 70,000 टिकट उसी से हो जाए। कंपनी को मेडिकल भी लिया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस
वो तो सब कर वो तो कंपनी ने दिया होगा। कंपनी ने दिया या आपने मेडिकल दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, टिकट कंपनी ने, लेकिन वो मेरा 90 दिन के लिए डिपॉजिट है वहाँ, और वो आफ्टर 90 डेज वो आपका रिलीज हो जाएगा जो पैसा, मेरे को दे जो देंगे। आप अकाउंट वगैरह दे के आए होंगे उसमें दे देंगे वो। चलो, तो ये पैसा भी आपने टिकट वगैरह जब लेने लगे होंगे उसी टाइम पे कभी आपको जमा करना रहा होगा। जी सडनली जमा किया था, मेरे पास 70,000 रुपये था कहाँ। वो आपके जैसे किसी भाई ने मेरे को बोला कि भाई आप इतना काम बड़ा हो गया, 70 छोड़ो लाख रुपया ठोको। और पंजाब में लोग अवेयर हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। जी। मे भी इंडिया के कई पार्ट्स में शायद ये बात लोगों को पता भी ना हो कि ऑस्ट्रेलिया या जी। अमेरिका जैसी किसी कंट्री में इस तरह का वीजा लेके जाना। मेंशन करना चाहता हूँ जी। कि मेरी फैमिली मेरे नानका परिवार से, मेरे मामा नाना की जहाँ ज्यादा ज्वाइंट थी, और वो भी इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। वो मेरे को डरा रहे थे, भाई कहाँ जा रहा है, 2 बच्चे हैं पीछे, सोच के जा। उनको पता नहीं था कि ये स्वर्ग में जा रहे हैं आदमी। Yes. तो हमारे भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन भाई जो भी पहुंच सकता है, हाथ जोड़ के कहता हूँ, यहाँ पे स्वर्ग है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, लेकिन एक वहां पे जिंदगी काटने की बजाय यहाँ पे जिंदगी एंजॉय कीजिए। वहां पे 7 दिन काम करना है, यहाँ पे 5 दिन काम करना, वहां पे 12 घंटे काम करना है, यहाँ पे 8 घंटे काम करना। पर ये 8 लेकिन घंटे में जो- आपको 15 घंटे का 20 घंटे का काम निकाल के देना। दे अब देना। चलिए, अब जब यहाँ आप आ गए तो आपको कंपनी ने रिसीव किया होगा। जी, या कंपनी कोई ने भी रिसीव किया, बड़े प्यार से रिसीव किया। जिस आदमी ने, सीनियर ऑफिसर ने, कंपनी के जैरी सर ने मेरे को खुद रिसीव किया, बड़ा अच्छी तरह से मिले, चाय पानी ऑफर किया, बड़ा फैमिली की तरह, मेरे को अच्छा लगा। अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं कि ये जिस घर में इस वक्त हम बैठे हैं, ये 4 बेडरूम का घर है आपका? जी 4 बेडरूम 4 रूम। 4 बेडरूम का हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब है। काफी ह्यूज, काफी बड़ा मकान है, काफी जी, अच्छी बिल्कुल। बड़ी प्रॉपर्टी है। और इसमें ये 3 लोग रहते हैं। ये तीनों के अलग अलग बाथरूम है, हाँ, तीनों के अलग अलग अलग-अलग बाथरूम है, toilets अलग अलग रूम है, अलग बहुत अलग स्पेशियस फ्रिज, है। अलग अलग फ्रिज है, या बड़ी फ्रिज है 2 लोगों की, तीसरी मेरी अकेले की। और इसका इनको $225 पर वीक, 230 डॉलर पर वीक। अच्छा, बिजली का बिल सब इंक्लूडेड है सब उसमें? इनको वाईफाई भी वाईफाई के साथ में इंक्लूडेड है। बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन घर है। ये इनको कंपनी ने दिया है, जो कि इनकी सैलरी से $230 जो है तो हफ्ते के कटते हैं। अब इसको 52 वीक से आप मान लो 1000 रुपया मंथली मान लीजिए। हाँ, तो इतना इनका जाता है। अब आप ये बताइए कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब होगी 8 घंटे की। जी। काम आप यहाँ पर भी टाइलर का ही कर रहे हैं? टाइलर का ही कर रहे हैं। और आपकी सैलरी पर आवर के हिसाब से है या पर एनम के हिसाब से? पैकेज क्या है सैलरी? पर आवर के हिसाब से मेरी $35 पर आवर के हिसाब से मेरी तो वीक में आपको कितने, वीक में सैलरी मिलती है, मंथली मिलती है? वीकली तो वीक में कितनी सैलरी आती है आपकी? जी, मेरे को सब काट फाट के, क्योंकि 255 मेरी $1347 मेरी टोटल सैलरी है। ये काट करके, किराया काट के? किराया काट के, और $255 मेरा टैक्स जाता है। हाँ, नहीं, वो तो टैक्स वगैरह को बाद में बात कर लेंगे, लेकिन किराया काट के आपको 862 मिलते हैं। 862 टोटल काट जिसमें, के। हाँ, जिसमें इनका किराया भी कटता है प्लस इनका टैक्स भी कटता है। अब चूंकि मेरी वाइफ जो है टैक्स एजेंट है, तो ये बताएंगी कि अभी इनको कुछ ना कुछ, तो चूंकि इन्होंने अभी सितंबर अक्टूबर में जो है काम शुरू किया है, तो जरूर, इनको हाँ। काफी पैसा वापस अभी Refund टैक्स का आएगा। जो रिफंड है वो गवर्नमेंट देगी विद इन। वो जुलाई में आपको कांटेक्ट करना है आप इनसे टैक्स कॉन्टेक्ट रिफंड कराने के लिए। तो आपको काफी कुछ पैसा जो है टैक्स रिफंड आ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि मोटा मोटा मानते हैं कि अगर टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह करके भी अगर इनको 950 या 1000 के आसपास महीने का वीकली पड़ा है, तो 52,000 मैं कहता हूँ 50,000 साल का मान लें। ये 700 दिहाड़ी वाले व्यक्ति अब ऑस्ट्रेलिया में खर्चा पानी अपना किराया विराया निकाल करके भी लगभग $50,000, जो कि इंडिया के हिसाब से लगभग 27-28 लाख रुपए साल का होता है, राइट? और ये अभी इनके बिल्कुल शुरुआती दिन है। शुरुआती है, मैं देख संडे- रहा हूँ। संडे मैंने- काम कर नहीं रहा मैंने हूँ। देखा है बहुत लोगों के, मैं इनके देख रहा हूँ, अभी इनके पंख वगैरह नहीं निकले हैं। वो साल भर लगते हैं, यहाँ लोगों के पंख निकलते हैं। नहीं, मेरे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। मैं उनको मैं गलत अर्थों में नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव अर्थों में कर रहा हूँ। जब इनके पंख निकलेंगे तो ये और अच्छी जॉब करेंगे या इसी जॉब में इनको इंक्रीमेंट होगा, ये सैलरी अभी और बढ़ेगी बढ़ेगी। नहीं, एक बात मेंशन करना, आप सॉरी जी, आपकी please, बात कर रहा हूँ, please, क्योंकि जब मेरा, यहाँ पे लोग ईमानदार इतने हैं, जब मेरा एग्रीमेंट हुआ था जून 2023 तक था, तब मेरे को ये देने वाले थे 60,000 रुपया सैलरी पर ईयर। हाँ, जब मैं यहाँ पे लैंड हुए, 26 सितंबर को लैंड हुआ, हाँ। तो मेरे को ऑफिस में तो जाना ही था। हाँ, फर्स्ट डे मेरे को उन्होंने $500 एडवांस में दे दिया Right. कि जाओ अपनी ग्रोसरी खरीदो। हाँ, तो मेरे को जब एग्रीमेंट फिर से फोटोकॉपी निकाल के मेरे पास लेके आए,
मैं डर गया कि भाई पहले कुछ और था, कुछ और ना हो। हाँ, तो हमने मैं कर दिया हो। इंग्लिश का 12 पेज का था, मैं सीनियर ऑफिसर के सामने पढ़ने की भी चेष्टा कैसे करता। मैंने मन सा करड़ा किया और पूछ लिया, सर ये एग्रीमेंट नए सिरे से क्यों? उन्होंने मेरे को बोला कि जगमीत कांग्रेचुलेशन। मैं हैरान, कहता एग्रीमेंट आपका सेम है, एक एक पॉइंट मैच कर लो, सैलरी बट आपकी सैलरी 18,000 रुपया पिछले साल से बढ़ चुकी है। जो 60,000 थी वो 78,000 8,000 हो पर गई। एनम के हिसाब से। तो अब ये टैक्स वगैरह तो जोड़ करके अगर देखा जाए इनका 78,000 जो है तो इनका पैकेज है। अब 78,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना 37 हुआ, कितना हुआ, आधा कितना हुआ लैक्स में? 78,000 को तो सीधे सीधे 39 लैक्स नहीं, ये करीबन 41, हाँ करीबन 41 लाख होता है। अब वो उस 41 लाख में चूंकि इनका किराया भी कट रहा है और टैक्स भी आएगा, तो वैसे ये जो काट के मैं टोटल बता दूं कि 1,90,000 रुपया मेरे को 1,93,000 रुपया महीने का बनता है, जिसमें से मान लो कि मैं बहुत ही छोटे लेवल का आदमी हूं। मैं $1 बचा रहा हूं क्योंकि पीछे मेरे सर पे पैसा भी मुथूट से गोल्ड भी लेना है। मुथूट का प्रचार बहुत हो रहा है मुथूट वाला। नहीं सही बात है भाई, गोल्ड रखा है बीवी का, तो उसका पुराना तो देना, कुछ नया भी लेकर देने की कोशिश है मेरी कि भाई उसने मेरे लिए बहुत किया है, मेरे बच्चों को पीछे देख रहे हैं। नहीं पत्नी के बगैर तो आदमी अधूरा होता है। और मेरा सपना कि जल्दी से जल्दी PR लेके मैं उनको सबको लेके साथ ले लूं। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो है तो लगभग 2 लाख के हिसाब से। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पीछा किया पहले वीजा का, अब मैं PR के पीछे जब दौड़ूंगा तो मैं छोड़ूंगा PR भी नहीं। अब वही मेरी अभी इनकी बात हो रही थी, तो इनका जो वीजा मिला है वो 4 साल का वीजा सब क्लास क्या है, नंबर क्या है आपके वीजा? 482 वीजा सब क्लास है, जो वर्किंग वीजा है 4 साल के लिए है। वो एक्सटेंशन भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो ये अगर कंपनी इनको स्पॉन्सर वगैरह करती है, खैर 4 साल में इनको बहुत सारे रास्ते पता चल जाएं। वीजा वर्किंग वीजा है और वो स्पॉन्सर हो ही जाएगा, आपकी कंपनी और कंपनी ही स्पॉन्सर कर देगी, तो इनका PR उसमें 1 लाख और है ना कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क में है वो PR की अप्लाई भी 3 साल बाद ही कर सकते हैं। 4 साल भी नहीं रुकने की जरूरत है, 3 साल बाद PR की अप्लाई कर सकते हैं। और ये अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे। मैंने 2-4 बातें जो यहाँ से फैमिली ने तो कंपनी ने मेरे अभी से पूछा। हाँ, वो अगर आप चाहो तो आप ला सकते हैं। तो इनको डर लग रहा है कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। अभी मैं इनको बताऊंगा कि कोई खर्चा वर्चा नहीं बढ़ेगा अगर पत्नी आती हैं। खैर चलो वो तो बात की बात है। तो अब ये समझिए कि एक बेसिक आदमी अगर आप किसी तरह से इतनी मेहनत 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई थोड़ा काम सीख लेते हैं, तो यहाँ आकर के 30-35 लाख रुपए सब काट पीट के बचा करके आपको, और इनका ग्रोसरी महीने का ये जिस तरह से खाना पीना खा पी रहे हैं, मुझे लगता है $300 में महीने भर में खा पी लेंगे अकेले का। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा लगता होगा? मैं 300, अगर मैं पहले तो क्योंकि मैं अभी नया टूल्स ले रहा हूँ, टूल्स लेने के कारण तो मेरे पैसे जा रहे हैं, लेकिन मैं ग्रोसरी का 300 से अंडर ही चलता हूं। 300 कम में, $300 से कम में भी कर लेंगे। और चूंकि ये सिडनी से लगभग 100 मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर है। 113 हाँ, मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर है और 1.5 घंटे हमारा ऑफिस सिडनी में ही है, और पहला हफ्ता मैं सिडनी में ही रहा था। और सिडनी का नाम ही मेरे लिए तो बड़ा ना भगवान का। सुबह उठता हूँ जैसे कुत्ता मुंह उठाकर शुक्राना करता, मैं भी करता हूँ कि भगवान जी शुक्रिया, सिडनी पहुंचना मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात थी। बस यही पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन आदमी बिना पैसे के यहाँ पहुंचा भाई भगवान का। देखो बगैर पैसे का अगर यही सब कुछ करने में इनको पैसे लगाने पड़े होते इस पूरे प्रोसेस में, तो मैं तो दिल्ली भी नहीं जा पाता। हाँ, और बहुत पैसे लगते और शायद ये फिर उतनी हिम्मत न जुटा पाते। तो जिन लोगों को इंडिया में रहते हुए ऐसे विकसित देशों में काम करना है, तो इस तरह के तमाम रास्ते हैं। तसल्ली से बैठें और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आप कोशिश करना शुरू करें, और कहीं ना कहीं भगवान फिर वो रास्ते निकालते हैं। पर मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करने की दिशा में आगे बढ़ें। दूसरी चीज, बीच में अगर कोई रुकावटें आती हैं तो उनसे डरना नहीं है। हाँ, गिव अप ना करें। तो मेरा तो वीजा आप देखो 99% रिजेक्ट हुआ, फिर भी कुदरत ने क्या खेल रचाया। इसके लिए मुझे लगा बहुत सावधान। लास्ट में कैसे आया वो एकदम पता ही नहीं था। कंपनी वॉल्टर ने जो इनसे इंटरव्यू लिया, कंपनी ने उनको जो है, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिस में सब ऑस्ट्रेलियन बैठे हैं जी, और वो भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, गोरों की कंपनी है, गोरा ही उनका एजेंट है। तो उन्होंने जब कन्विंस किया होगा कि ये कोई रिकमेंडेशन से नहीं है, भाई हमने इसका काम देखा है, दैट्स व्हाई हमको ये आदमी चाहिए।
तो वो असल में काम से प्रभावित थे। तो यहाँ के वीजा वालों को भी लगा कि फिर देखो इससे क्या हुआ, जो इंडिया में बैठ के इनकी इंक्वायरी कर रहे थे उल्टे वही गलत साबित हुए कि तुमने गलत ढंग से उस बंदे की इंक्वायरी की। बात सच ये है कि मैंने उनको सीधा कह दिया कि उन्होंने सडन कॉल किया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। तो इसलिए भैया अपनी ड्यूटीज वहां बैठ करके भी लोगों को सही ढंग से, वैसे मैं कौन होता हूँ ये ज्ञान देने वाला, लेकिन सच्चाई ये है। लेकिन भाई ज्ञान देने वाले हम कोई नहीं है, लेकिन ये सच है कि जो भी आदमी किसी औहदे पे होता है ना, वो अपने इंडिया में तो यार दुरुपयोग करता ही है। मत करें 99% करते। इसी तरह से आप 100 नहीं कहते, लेकिन बहुत लोग करते हैं। रिक्वेस्ट है किसी के भाग्य से मत खेलिए, जो है काम ओरिजिनल कीजिए प्लीज। अब ये बताओ, अभी आपको केवल 2 महीने भी पूरे भी नहीं हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको लगता कैसा है देश? जी मैं तो पहली बार बाहर निकला हूँ, हो सकता है यूरोप की कोई कंट्री इससे भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरे को हर जगह क्लीननेस, मैंने जैसे हम जाते हैं दिल्ली लाल किला में जाते हैं, हर जगह पार्क देखते हैं, किला नहीं है वो पार्क है। यहाँ पे हर पूरी कंट्री पार्क है, पूरी कंट्री पार्क। यस। तो आप रोड देखोगे, हमारे रोड पे गाय भैंस जाती है, कुत्ते जाते हैं जी, गंदगी होती है। यहाँ पे आप जैसे ना हम रोड को पोछा मारते हैं, ऐसे रोड है भाई, ऐसे साहब आपको पत्ता नहीं मिलेगा कहीं। लोग कैसे हैं? अच्छा आप जॉब भी कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे मैं जॉब में कर रहा हूँ, मेरे को भगवान का फिर से शुक्रिया था, जो मिला अच्छा ये मिले, भगवान की तरह मिले। क्योंकि इन्होंने मैंने YouTube में इनको कमेंट किया, तो ये YouTube में अपना पर्सनल नंबर पोस्ट करना, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा रिस्क है, लाखों फोन आने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने मेरे लिए अपना पर्सनल नंबर YouTube पे नीचे कमेंट में डाल दिया कि भाई आप मेरे को कॉल कीजिए, अब मैं आपको हेल्प करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में बिजी शेड्यूल में किसी की हेल्प ना करो, हेल्प के लिए बोल दो कि मैं करूंगा, इतनी ये भी बड़ी बात है। तो मैं तो इसी बात से इनका फैन हूँ बहुत बड़ा। ये इनका जो बात करने का तरीका था, इतना हम्बलनेस थी, तो मुझे लगा, और मैंने पहले दिन ही बोला कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जबकि सच ये है कि मैं हैरिस पार्क में हमारा ऑफिस है, और मैं हफ्ते में 1-2 लोग तो मुझसे टकराई जाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर हैं या वीडियोस देखे होते हैं, बात होती है, अच्छे से बात होती है, बट इतनी क्लोजनेस है। 2-3 तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी बन गए, हमारे जो सब्सक्राइबर थे। लेकिन इनसे मिल करके, गुरमीत जी से नहीं, मैं आपका नाम जगमीत इनका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, जगमीत जी से मिल करके भी अच्छा लगा, फोन पे भी अच्छा लगा था, और जिस आत्मीयता के साथ में मिले। तो आप लोगों में से अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया है और मुझसे मिलना चाहते हैं किस तरह से मैं आपके साथ भी बैठ करके आपकी जर्नी का वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए, और अपना नंबर छोड़िए, मैं आपको जो है तो अपना नंबर दूंगा, फ़ोन पे कोऑर्डिनेट हो लेंगे, मैं आपके यहाँ पर भी आऊँगा। और आप लोगों ने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस वीडियो से ज़रूर ना कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला होगा, और भविष्य में अगर आप कुछ अच्छा अपने जीवन में करना चाहते हैं तो इस तरह की स्टोरीज से, इस तरह की घटनाओं से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो घबराएं नहीं, और वीडियो को इसी तरह से हमारे देखते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लें ये लोग चैनल को। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़कर सभी लोगों से कि इनके चैनल को पूरा प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये भगवान जैसे आदमी बहुत ही अच्छे, बहुत हम्बल, मैं कमाल मान गया कि मैं एक आदमी की कौन मिलने आता है भाई यहाँ पर 113 किलोमीटर चलकर गाड़ी से, तो मेरे को मिलने आए। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनके चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भोजन करवाया, वो जो चने की सब्जी, मैं तो कौन भोजन करवाने, इनका भोजन मेरे घर में भगवान जी ने भेजा था, तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Bye.